अभी इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। ठीक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं और बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आप सभी की तैयारी, पढ़ाई लिखाई चली हुई है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए नहीं हो पाई थी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और कारण ये था कि हमारे यहाँ एसएससी जीडी के मेडिकल चले हुए हैं। हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी, जितनी व्यवस्थाएं हमारी थी, उससे कहीं अधिक संख्या में बच्चे पहुंच गए। फिर ये आप सभी का प्यार होता है आरडब्ल्यू के लिए, और जब आप यहाँ आ रहे हैं तो हमारी एक पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना लगे। तो उसके लिए फिर पूरी टीम को जुटना पड़ा, हमें भी जुटना पड़ा। सभी पूरा दम सभी ने लगाया ताकि बच्चों की व्यवस्था ना भंग हो। इस वजह से एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसी बन गई थी, इस वजह से आपकी क्लास हटनी पड़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा लो इसे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को। और ठीक है भाई, हर हर महादेव, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक परसों की क्लास के क्वेश्चन का जवाब दो, जिससे मैं ये सुनिश्चित करूं कि हाँ आप लोग रिवीजन कर रहे हो। तो मुझे आप ये बताइए कि विस्थापन एक कैसी राशि है? डिस्प्लेसमेंट एक किस तरह की क्वांटिटी है? एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है? बताइए, डिस्प्लेसमेंट एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? और फिर हम लोग वहां से चलेंगे जहां से हमने परसों छोड़ा हुआ था। हाँ, ये क्लास बिल्कुल आपकी मंडे टू फ्राइडे ही होती है। ये क्लासेज आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन चूंकि हमारी कल छुट्टी हो गई थी, आज भी मैं नहीं आता, फिर कल छुट्टी हो जाती, तो आपको ऐसा लगता जाने यार क्या बात हो गई, 3 दिन से क्लास नहीं हो रही है। तो आज आना इसलिए जरूरी था, हालांकि आगे अगले वीक से मंडे टू फ्राइडे ही होगी, बट आज आना इसलिए जरूरी था ताकि कल की आपको एक तो बात पता लग जाए और ऐसा ना लगे कि यार क्लास तो केवल हफ्ते में 4 ही दिन हुई है। तो उस गैप को एक भरने के लिए आज हम हैं। बहुत अच्छा, एक शानदार उत्तर आप सभी का। और भाई वाह, मतलब कुछ तो हैं कि जो गलत उत्तर कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 2-4% ही है। अधिकतम साथी हमारे सभी सही उत्तर कर रहे हैं और वो कहते हैं कि विस्थापन जो है वो एक कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। भाई बहुत अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है। एक शानदार उत्तर आप सभी का। चलो, अब हम आगे चलते हैं और हम एक बार रिवाइज करें पहले फटाफट से जितना अब तक हमने पढ़ा है। तो हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, और मोशन चैप्टर में हम लोगों ने, गति चैप्टर में हम लोगों ने ये सीखा कि गति हमें 2 तरह की पढ़नी है। एक तो 1D मोशन पढ़ना है और एक हमें 2D मोशन पढ़ना है, 1D और 2D। फिर हमने 1D को शुरू किया और 1D में सबसे पहली राशि हमने क्या पढ़ी? लंबाई पढ़ी, लेंथ पढ़ी। लेंथ पढ़ी जिसके 2 हिस्से पढ़े। ये बस रिवाइज करा रहा हूँ, पुराना, इसको नोट नहीं करना है। लंबाई के 2 हिस्से पढ़े, एक विस्थापन पढ़ा यानी कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और एक पढ़ी हमने दूरी यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 2 हिस्से हमने किए थे। यानी कि हमने अभी तक इस चैप्टर में 2 राशियों को कहिए, 3 राशियों को कहिए पढ़ लिया है। लंबाई है, विस्थापन है, दूरी है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है। आज हमें अगली राशि को कवर करना है जिसका नाम है चाल। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे चाल यानी कि स्पीड। एक अगली राशि का नाम आप डालेंगे आज, चाल यानी कि स्पीड। अब देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि हमें हर एक राशि में सिर्फ क्या पढ़ना है। अच्छा, इसको नीचे लिख लेते हैं इसके। हमें हर एक राशि में सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उसके सूत्र को पढ़ना है। तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि भाई चाल बराबर क्या है? सूत्र है दूरी बटे समय। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, इससे संबंधित तमाम चीजें, इससे संबंधित सारी चीजें हम इसी सूत्र से बनाना सीखेंगे, रटेंगे नहीं। सबसे पहली चीज आती है परिभाषा। हर एक राशि के बारे में सबसे पहले सूत्र, उससे निकालेंगे हम परिभाषा। यही क्रम आगे तक चलेगा। तो इसका परिभाषा क्या बनेगी? देखो, एक परिभाषा तो ऐसे बनती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। पहली परिभाषा हमेशा किसी भी राशि की ये बनेगी जब समय का भाग लगेगा कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। पहली परिभाषा, एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय दूरी चाल कहलाती है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज स्पीड। अच्छा, दूसरी परिभाषा कैसे बना सकते हैं हम? देखो, आगे तक के लिए याद रखना, हम रट रहे हैं, आज तक हम रट रहे हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे। आगे तक के लिए याद रखना है, जब भी किसी राशि के नीचे समय का भाग लग जाए तो आपको क्या कहना है? जैसे दूरी के नीचे समय का भाग है ना, तो दूरी की दर को चाल कहते हैं। सीधा सीधा कह दो, दूरी की दर को चाल कहते हैं। तो लिखो, दूरी की दर को चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा, दूरी की दर को चाल कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, कि दूरी की दर को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यहां से क्लियर हो गया आपका, यहां से क्लियर हो गई परिभाषा। अब हमें चलना है इसके मात्रक की तरफ। हर एक राशि में सबसे पहले हम उसका सूत्र, परिभाषा, मात्रक। तो मात्रक भी सूत्र से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई? इसका आपसे पूछा जाएगा मात्रक यानी कि यूनिट। तो यूनिट क्या कहोगे? और कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो क्या कहोगे भाई? चाल का मात्रक किससे बनेगा? दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। और दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर बटे सेकंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकंड की पावर -1। अगली चीज, अगली जानकारी कि ये राशि, इसकी विमा क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है? तो तुम कहोगे कि भाई साहब डायमेंशन जो है इसकी वो हो जाएगी, एम के लिए आप एल लिखोगे और एस के लिए आप टी लिखोगे, और -1 है तो माइनस वाला लगाओ। ब्रैकेट में बंद करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन में नंबर कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे ही छोड़ दो, वो ज्यादा जगह से और घेरती है। एल टी -1 हो जाएगा। भाई साहब कैसी राशि है? तो ये जो राशि है आपकी, ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। पहले इसको होल्ड करो, इसको छोड़ दो अभी, और यहां से ऊपर तक की बात बताओ कि ठीक है भैया, मुझे आपके द्वारा बताइए, बाकी जानकारी बनानी समझ में आ गई है। हिंदी हैंडराइटिंग थोड़ा सही करो। शाहिर, आप मुझे ना बच्चे थोड़ा पर्टिकुलरली बताओ कि मुझे किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी और साथी बताइए कि कोई समस्या है क्या किसी राइटिंग में? बाकी मुझे पर्टिकुलरली बता दीजिए आप, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे काम कर दूँगा। वैसे मैं इसी फॉर्मेट पे चलता हूँ और अभी तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई है। आप गलत पढ़ा रहे हैं, लंबाई सिर्फ अदिश राशि होती है। अरे रंजीत बाबू, मैंने आपको जो पढ़ाया है वो
बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है। दिक्कत ये है कि आपने पहले गलत पढ़ रखा है और आप अब उस चीज़ को सही भी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कहा, मैंने एक तर्क बताया आपको, एक रीज़न बताया कि भाई इस रीज़न की वजह से ऐसा होता है। अब आप मुझे तर्क बताइए कि मैं कैसे गलत हूँ? एक रीज़न दीजिए मुझे कि भैया आप ऐसे गलत हो। मैंने तो आपको रीज़न दिया, लंबाई दोनों तरह की राशि है। चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी हम और थोड़ा-सा काम कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, भैया को दिक्कत है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो भाई, अगर तुम सच में अदिश और सदिश के डर को अपने मन से निकालना चाहते हो, ताकि तुम राशि देखते ही पहचान जाओ, तो फिर तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। और यहाँ जब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो बच्चे या तो ध्यान नहीं देते या क्या नहीं करते, वो चीज़ आधी समझ में आने के कारण फिर वो और परेशान हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अब के अगले 5 मिनट तक आप सारी चीज़ों को सही से समझना, ठीक है? सही से सुनना। एक अदिश सदिश का जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत शानदार जुगाड़ है। ये मेरा खुद का जुगाड़ है आपके लिए, किसी किताब-विताब में कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर प्लस का भाग प्लस में करेंगे तो उत्तर प्लस आएगा? ये सभी को आता है, इसके लिए थम्स अप करना। और माइनस का भाग माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन प्लस का भाग माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का भाग प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा। यानी कि लॉजिक ये होता है कि देखो, जब दो समान चिन्हों का डिवाइड होता है तो वो हमेशा प्लस ही बनाते हैं, और दो समान चिन्हों का मतलब दो अलग-अलग चिन्हों का डिवाइड हो तो वो हमेशा माइनस बनाएगा। इसके अलावा गुणा में भी यही चलता है, प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, दो समान चिन्हों की जब भी गुणा करोगे उत्तर प्लस आएगा, अगर अलग-अलग चिन्हों की गुणा करोगे तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा। ये एक रूल मैथ का है, ये एक रूल गणित का है, ठीक? अगर आपको ये आता है तो चीज़ें बहुत आसान आपके लिए बन जाएँगी। एक स्टेप। दूसरा, जिनको नहीं आता है वो याद रख लो। दूसरा स्टेप क्या सीखना है हमें, मेरे कहने से आप बिल्कुल डायरेक्टली याद कर लो। 2 चीज़ें, देखो सदिश राशि, जो भी राशि सदिश आए, जो भी राशि वेक्टर आए, उन सभी सदिश राशियों को आपको प्लस मानना है, माइनस मानना है, और जितनी भी राशियाँ अदिश आएँ, जितनी भी राशियाँ स्केलर आएँ, उन सभी राशियों को आपको प्लस मानना है। ये किसी किताब का नियम नहीं है, ये कहाँ से आता है कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ सीधा-सीधा याद रखना है कि भाई सदिश राशियों को माइनस मानना है और अदिश राशियों को प्लस मानना है। ठीक है? ये सीधी-सीधी सी बात हमें एक याद रख लेनी है। अब भाई इससे हम कैसे अदिश और सदिश बनाएँगे? बहुत ध्यान देना थोड़ा-सा। देखो, जैसे मैं एक राशि चेक करना चाहता हूँ, चाल, जो कि किससे मिलकर बन रही है? दूरी बटे समय से। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप मुझे ये बताओ कि दूरी एक कैसी राशि है? तो आपका उत्तर होगा कि भैया दूरी तो एक अदिश राशि है। मैं इंग्लिश में भी लिख दूँगा अभी। और समय कैसी राशि है? देखो, सारी की सारी मूल राशियाँ, एक नोट डाल के लिख लो चाहो तो। अगले पेज पे या इसी पेज पे एक नोट, अगले पेज पे नोट डालो, एक नोट। जितनी भी मूल राशियाँ होती हैं, वो सभी कैसी हैं? अदिश। मूल राशियाँ सभी कैसी होती हैं? अदिश होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? स्केलर। लेकिन किसको छोड़कर? 6 फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर होती हैं, और भी इसमें ऐसे लिख लो। 6 की 6 फंडामेंटल क्वांटिटी स्केलर होती हैं। कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है? 7वीं क्वांटिटी जो लंबाई है ना, लंबाई को छोड़कर सभी अदिश हैं। लेकिन लंबाई आपको पता है कि भाई सदिश भी होती है, अदिश भी होती है। उसका द्विरूप रूप लोगे, अगर उसमें दूरी को देखोगे, उसमें डिस्टेंस को देखोगे, तो भाई डिस्टेंस एक अदिश हो जाएगी, डिस्टेंस एक स्केलर हो जाएगी। और इसमें अगर आप विस्थापन को देखोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को देखोगे, तो ये एक सदिश हो जाएगी, यानी कि वेक्टर हो जाएगी। ठीक है? तो ये एक फ़ॉर्मूला आप और याद रख लेंगे, एक नोट डाल के याद रख लेंगे। अब देखो, इससे हमें क्या फ़ायदा मिल जाएगा? इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि भाई दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर, ठीक है। और टाइम कैसी राशि है? समय कैसी राशि है? तो समय एक मूल राशि है, और मूल राशियाँ सारी की सारी कैसी होती हैं? अदिश होती हैं, स्केलर होती हैं। अब अदिश राशि के लिए क्या लगाना है हमें? प्लस। ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, तो प्लस बटे प्लस, उत्तर भी क्या आएगा? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? अदिश राशियाँ। यानी कि उत्तर जो आया है, वो भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपने ये मेथड समझ लिया ना, तो ये मान लो कि सदिश-अदिश का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बहुत आसान। 4-6 राशियाँ आपको याद रखनी है, और बाकी सब कुछ उसी से आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। 4-6 राशियाँ याद रखनी पड़ेगी बस। जिन साथियों को समझ में आ गया वो थम्स अप करो, जिनको नहीं आया मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा, हाँ, इसको तो 100% लिखना है भाई। सर मूल राशि का कैसे पता लगेगा? अब भाई देखो, अगर ऐसे डाउट्स आप सभी के रहेंगे, तो फिर नहीं समझ में आएँगी चीज़ें। आप प्लीज़ पीछे की क्लास पढ़ो। जिनको ये तक नहीं पता कि मूल राशियों का कैसे पता लगेगा, कि कौन-सी क्वांटिटी फंडामेंटल होती हैं, उनके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ आप पीछे की क्लास पढ़ो, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार तमाम चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा आप देखिएगा। देखो, ये नियम सबको समझ में आने चाहिए। उसके अलावा हम ये मान लेंगे कि सदिश राशि को माइनस लिखेंगे, अदिश राशि को प्लस लिखेंगे। अब देखो, इसको मैं वेरी शॉर्ट कर रहा हूँ, तब आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि भाई हमें पता करना है कि चाल कैसी राशि है। तो चाल मिलकर बनी है दूरी और समय से। दूरी कैसी राशि है? अदिश। तो अदिश के लिए मुझे प्लस लिखना है। समय कैसी राशि है? अदिश। कहाँ से पता लगेगा? सारी मूल राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। सारी मूल राशियाँ अदिश राशियाँ होती हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी ही तो है, मूल राशि ही तो है। वो अदिश होती है, और अदिश के लिए हमें प्लस लिखना है। तो प्लस बटे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि ये भी प्लस आई, मतलब ये भी एक अदिश राशि है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसे निकालना है इसको। ठीक है? बाकी आगे जैसे-जैसे हम राशियों के साथ चलेंगे, वैसे-वैसे ये चीज़ और मजबूत होती हुई चली जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आपको ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, और 2 चीज़ें ये याद रखनी है, बाकी क्लियर होता चला जाएगा। अब एक बार इंग्लिश वाले साथी देखिए, स्पीड कैसी क्वांटिटी है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस लिखेंगे, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस लिखेंगे, और प्लस बटे प्लस उत्तर क्या आएगा? प्लस। प्लस का मतलब ये एक अदिश राशि है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक अदिश ही राशि है। मतलब इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। इससे अच्छी कहीं भी कोई भी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। सारी की सारी राशियाँ ऐसे निकल जाएँगी, कोई एक सिंगल नहीं बचेगी। अब इसको फटाफट से एक बार नोट करिएगा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये अब समझ में आ, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है? सभी लोग नोट करो, इसको भी करो, और इसके अगले वाली स्लाइड को भी नोट करो। जब नोट हो जाए तो थम्स अप करना, फिर हम आगे चलेंगे। जो प्लस में होगा वो स्केलर होगा, और जो नेगेटिव होगा वो वेक्टर होगा। बिल्कुल बढ़िया। अगर आप सोचते हैं कि हम रट लेंगे तो वो असंभव है। आपको ऐसा लगता है जब हम एक राशि के बारे में पढ़ रहे हैं कि चलो यही तो याद करना है, आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा कहानी गढ़ने से अच्छा हम ये याद रख लें कि चाल एक अदिश राशि है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि कम से कम 100 राशियाँ हैं, उनको कहाँ तक रटोगे? तो ये एक मेथड है जिसकी वजह से 100 की 100 ईज़िली कैलकुलेट हो जाएँगी। बड़े आराम से निकल जाएँगी सारी राशियाँ। ठीक है? चलिए, तो ये इसको नोट करिए फटाफट से।
चलिए, वेरी गुड, अति उत्तम, अति उत्तम। तो देखो पता है, ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया ना, ये कितनी भी राशियाँ हों, सब पे लागू होगा। रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप फिर कोशिश कर लो थोड़ा-सा इसको समझने की। वैसे तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है तो भाई मुझसे 10 बार पूछ लो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है आदेश और सदिश को पढ़ने का। आपको नहीं याद हो सकती है अगर आप डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है? चलो, तो ये हमने एक राशि पढ़ी चाल। अब देखो एक राशि और हमारे सामने आती है चाल के अलावा। ये हो गया राशियों को पढ़ने की ट्रिक, आगे चलते हैं। देखो जैसे हमने दूरी में समय का भाग किया तो चाल मिली। अब विस्थापन आ जाएगा। भाई विस्थापन दूरी जैसे ही तो गुण रखता है। तो विस्थापन ने कहा जी मुझे भी समय से भाग करके बताओ। तो जब हम विस्थापन का समय से भाग करते हैं, जब हम विस्थापन का समय से भाग करते हैं, तो हमें एक राशि और मिल जाती है। जब हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम से डिवाइड करते हैं, तो हमें एक राशि और मिल जाती है, जिसका नाम हम लोग दे रहे होते हैं वेग, यानी कि वेलोसिटी। देखो नई राशियाँ बनती क्यों हैं? मान के चलिए एक व्यक्ति मान लो 200 मीटर का विस्थापन तय करता है 5 सेकंड में, ठीक है? तो या तो मैं ये बताऊँ सबको, वो आदमी 5 सेकंड में 200 मीटर का विस्थापन तय करता है, या भाई मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, 5 चौके 20, 0, उत्तर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इसको नोट मत करना, ये तो बस समझाने के लिए है। या मैं ऐसे बताऊँ, कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन तय करता है, या इतनी बड़ी बात को छोटा करने के लिए मैं एक काम कर लूँ, मैंने कहा इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड है। बस मैंने इतना लिखा, वेग 40 मीटर पर सेकंड। तो वेग 40 मीटर पर सेकंड लिखने का मतलब एक व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा, ये आदमी 1 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन तय कर रहा होगा। और चाल 40 मीटर पर सेकंड लिखने का मतलब क्या होगा? स्पीड 40 मीटर पर सेकंड लिखने का मतलब क्या होगा कि एक व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा कि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय कर रहा होगा, डिस्टेंस तय कर रहा होगा। तो राशियाँ एक तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को छोटा करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे हिंदी में आप लोग वो पढ़ते हो ना, संज्ञा और सर्वनाम। तो सर्वनाम किस लिए होते हैं? बड़ी-बड़ी बातों को छोटा-छोटा करने के लिए बताए जाते हैं। इसलिए नई-नई राशियाँ बनाई जाती हैं और कोई मतलब नहीं है नई राशि बनाने का। ये कुछ अलग नहीं है, यही है ये। लेकिन क्योंकि मुझे इतना बड़ा ना बोलना पड़े, तो मैंने छोटे से में अपनी बात रख दी। इसलिए नई-नई राशियाँ बनाई जाती हैं। तो भाई एक नई राशि बन गई विस्थापन और समय के भाग लगने से। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप सभी मुझे इसकी परिभाषा बना के दिखाएँ। तो एकांक वाली परिभाषा केवल उसके लिए बनती है जिसके नीचे समय का भाग लगता है। तो इसके नीचे समय का भाग है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि एकांक एकांक विस्थापन में तय की गई दूरी, ओ सॉरी, एकांक समय में क्या लिख दिया मैंने भी? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, सॉरी। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। यानी कि कवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, चलो आगे। अब हम दूसरी परिभाषा कैसे बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, आप सभी का अच्छा उत्तर है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। हिंदी में कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा हिंदी में ऐसे बन जाएगी कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, है ना, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अच्छा जी, आगे फिर से वही चीजें बताओ भाई, इसका मात्रक क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? और वो भी ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। और विस्थापन का मात्रक क्या है? वो भी मीटर है। भाई लंबाई का मात्रक मीटर है और लंबाई से ही तो विस्थापन निकला है, तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया जी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और नीचे समय है, समय का तो सेकंड होता ही होता है। तो इसका मात्रक भी चाल के जैसा ही है, यानी कि इसको हम मीटर सिंबल की फॉर्म में, छोटे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश होती है किसी भी सब्जेक्ट को आप देखो कि चीज़ों को छोटा बनाने की। अगर आप ये देखें, जैसे जैसे फिजिक्स में है, हम कोशिश कर रहे हैं राशियों, नई-नई राशियाँ बनाकर चीज़ों को छोटा बनाने की। आप हिंदी में देखें सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हर जगह इंग्लिश में एक्रोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो छोटी-छोटी फॉर्म होती है, जैसे एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो छोटी-छोटी फॉर्म बनाने का मतलब है कि हम चीज़ों को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो याद रखने में आसान हो। ऐसे ही हमने एम और एस, मीटर सेकंड सब ऐसे ही तो बनाए। अब फिर से वही सवाल कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी विमा क्या होगी? तो अगला पॉइंट है इसकी डायमेंशन, यानी कि विमा। बताइए क्या विमा हो जाएगी? बहुत आसान है, मीटर के लिए एल लिख दो और सेकंड के लिए टी की पावर -1 लिख दो। फिर से वही मुद्दा कि सदिश राशि है, अदिश राशि है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो बहुत आराम से मुझे चेक करना है कि वेग एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो कैसे चेक करोगे? भाई पहले चेक करो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो विस्थापन तो हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, विस्थापन कैसी राशि थी? तो पीछे का थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। तो एक सदिश राशि थी, वेक्टर थी, और वेक्टर को क्या लिखोगे? माइनस। और समय कैसी राशि है? स्केलर है, यानी प्लस लिखोगे। माइनस में प्लस का भाग करोगे, उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस। ये माइनस उत्तर इसके लिए आया है। माइनस उत्तर का मतलब है कि वेग एक सदिश राशि है, तो बस लिख देंगे। माइनस उत्तर का मतलब क्या है कि वेग एक सदिश राशि है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस कहानी खत्म। ये चीजें पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। अब सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा कि बताइए विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? उत्तर होगा वेग कहते हैं। ऑप्शन होगा कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो उसमें से बाकी 3 ऑप्शन अदिश राशि के होंगे और चौथा ऑप्शन वेग होगा। ऐसे कर दोगे तो सवाल तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा। एक बार सभी थम्स अप करिए कि हाँ भैया यहाँ तक मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये दोनों राशियां हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई हैं। चलो ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारी 4 राशियां क्लियर हो गई हैं। विस्थापन है, दूरी है, वेग है और चाल है। अब चलते हैं 5वीं राशि की तरफ। आ जाओ। अब भाई 5वीं राशि बड़ी मजेदार है, देखना मजा आएगा। दैनिक जीवन में खूब पढ़िए आपने इस राशि को। और 5वीं राशि है हमारी त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन।
त्वरण भैया, एक्सेलरेशन भैया। देखो जी, त्वरण को दिखाते हैं हम छोटे ए से, तो ब्रैकेट में छोटा ए भी लिख देते हैं। भैया त्वरण क्या होता है? आप अपनी बाइक पे जा रहे हो, आपके दोस्त ने कही, अरे ये बहुत धीमी चला रहा है यार, तेज चलाना, एक्सीलेटर दे। तो देखो क्या कह दिया ना तुमने, एक्सीलेटर दे। एक्सीलेटर देने का मतलब वो कह रहा है रेस को तेज कर दे। भैया यही तो मतलब होता है एक्सीलेटर का। वो असल में होता है एक्सेलरेटर इंग्लिश में, और हिंदी में त्वरित करना। तो मतलब जब भी आप किसी वाहन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बढ़ाना, जब भी आप किसी वाहन की गति को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इसी चीज को हम सिर्फ त्वरण कहते हैं। और वाहन नहीं, किसी भी चीज की, तुम दौड़ रहे हो, अगर तुमने तेज पहले धीमे दौड़ रहे थे, तेज दौड़ना शुरू कर दिया, तो मैं कहूंगा तुम्हारा त्वरण बढ़ गया। अगर तुम तेज दौड़ रहे हो फिर धीमे दौड़ना शुरू हो गए, तो मैं कह दूंगा तुम्हारा त्वरण जो है घट गया है। बस बड़ी आसान सी बात है। तो त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी वेग का बढ़ना या घटना। यानी कि अब वेग के घटने या बढ़ने को फिर से मैं कह रहा हूं ना, हम चाहते हैं हमेशा चीजों को शॉर्ट करना। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वेग का घटना या बढ़ना मतलब वेग का परिवर्तन कह दो भाई, उसमें घटना भी आ जाएगा, बढ़ना भी आ जाएगा। तो त्वरण का मतलब ये होता है, हम ये चेक कर रहे हैं कि किसी भी वाहन के वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, और ऐसा होने में कितना समय लगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, और ऐसा होने में कितना टाइम लगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इस चीज को हमने कह दिया एक्सेलरेशन, त्वरण कह दिया। अब बनाओ परिभाषा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सूत्र याद करना है भाई, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, उसी से सब चीज बनानी है। बनाओ परिभाषा। एक परिभाषा तो बनेगी, एकांक समय में तय वेग परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ये पेपर में कहीं भी नहीं पूछी जाती है, तो अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरे वाली डेफिनेशन ये है, देखो समय का भाग लगने का मतलब आप कहोगे दर, तो आप कहोगे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, यही पूछी जाती है। लिखो इसकी परिभाषा। तो कैसे लिख दोगे कि भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। बड़ी आसान सी बात है। अब देखो इसका, यहीं से हम मात्रक बनाएंगे, यहीं से हम राशि देख लेंगे, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि चलो इसका मात्रक बताओ भैया, इसकी यूनिट बताओ, और कौन सी यूनिट है, ये सब ऐसा यूनिट है। अब ध्यान से करना, इसका मात्रक ध्यान से बनाना है, सबको रटना नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, आराम से करना है। ऊपर तो लिखोगे, पहले लिखो वेग का मात्रक, और नीचे लिख दो समय का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है भैया, वेग का मात्रक होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, ये सेकंड तो वेग के मात्रक का है, वेलोसिटी की यूनिट का है। नीचे अभी समय का सेकंड और बचा हुआ है, तो नीचे समय का सेकंड और लिखोगे, जिससे नीचे 2 सेकंड हो जाएंगे, और इसका मात्रक बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाकर हम मीटर सेकंड की पावर -2 भी कह सकते हैं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें आसान क्या लगता है कि सीधा बताओ हम रट लेंगे। तुम्हें ये पढ़ना अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, मतलब कुछ 20-30% साथियों को, हालांकि 70% साथी पॉजिटिव है, बट कुछ 20-30% साथियों को ऐसा लगता है कि यार इतनी कहानी गढ़ने से अच्छा मैं इसको सीधा रट लूं। असल में वो आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आपको ऐसी ही 100 चीजें रटनी पड़ेंगी तो एक हमेशा कंफ्यूजन पैदा रहेगा, क्योंकि कहीं सेकंड की पावर -2 है, कहीं -1 है, कहीं मीटर की पावर 1 है, मीटर सेकंड, केजी, केजी मीटर सेकंड, इन 3 चीजों में ही बात घूमनी है। तो ये संभव ही नहीं है कि इतने सारे छोटे-छोटे अंतरों को आप अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए आपको इस क्लास को, इन चीजों को समझ के ही करना पड़ेगा, तो ही एक संभव तरीका है भाई, बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो वैसे ही कर लो। अच्छा आगे, रटना चाहो रट लो, लेकिन रटना एक तरीका नहीं है। आज रट लोगे, एक चीज दिख रही है, जब 100 चीज एक साथ देखोगे तो फिर भूल ही जाओगे। अच्छा, फिर आता है कि इसका विमा बताओ, इसकी डायमेंशन बताओ। तो विमा मात्रक से ही निकल जाती है, बहुत आराम से निकल जाएगी। मीटर की जगह लिखोगे एल, सेकंड की जगह लिखोगे टी, और ये हो जाएगा एल टी -2। ये बन गई इसकी विमा। ठीक है। अच्छा देखो भाई, एस गुणा एस ऐसे आया। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। ठीक है, और समय का मात्रक क्या है, नीचे सेकंड है, तो नीचे का सेकंड, एक तो इसके सेकंड, एक तो इसमें सेकंड आ गया ना नीचे, और एक सेकंड यहाँ का था, इसलिए एस गुणा एस आया। तो सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो गया, और विमा क्या हो गई इसकी, एल टी -2 हो गई। अब समझ में आया सभी को कि सेकंड गुणा सेकंड कहां से आया। देखिए एक सेकंड जो है वो तो वेग में छिपा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा। वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड, तो वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड लिखा मैंने, और नीचे सेकंड समय का सेकंड है, इसलिए 2 सेकंड आए हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि 2 बार सेकंड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो एक तो सेकंड वेग में छिपा हुआ है, और एक सेकंड समय का है, तो 2 सेकंड हो जाएंगे ना। अच्छा, ये हो गई इसकी विमा। अब मुद्दा आता है कि सदिश या अदिश। तो सदिश या अदिश कैसे पता करेंगे भाई, मुझे बताओ वेग कैसी राशि है। तो हमने अभी अभी तो पढ़ा है, पीछे कुछ कुछ चीजें याद कर लो। वेग हमने अभी पढ़ा कि एक सदिश राशि होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, हम माइनस में लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। और समय कैसी राशि है, समय एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसको हम प्लस में लिखते हैं। माइनस बटे प्लस क्या उत्तर आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस इसके लिए आया है, और माइनस का मतलब सदिश राशि होती है, तो ये कैसी राशि हुई, एक सदिश राशि हुई। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप एक बार थोड़ा सा जोर देकर समझ लें, तो फिर आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान बन जाएगी। और एक चैप्टर की तो बात है नहीं, हर चैप्टर में यही चीज रिपीट होंगी। आप मुझसे कहो 10 बार समझाने को, मैं 10 बार समझा दूंगा, लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा कि भाई समझ के पढ़ो, इसको रटो मत। एक बार बताओ फटाफट से कि हाँ जी मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। डोरेमोन सर आज की क्लास क्यों लगा दी, आज तो सैटरडे है। देखो आज की क्लास इसलिए लगाई क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। एक तो उसकी रिकवरी हो जाएगी थोड़ी सी, ऊपर से फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको ये ना पता हो कि सैटरडे क्लास नहीं होती है, फिर आप ये परेशान हो जाए, यार कल भी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, कल संडे है तब भी नहीं होगी, तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने क्लास लगाई है। नहीं नहीं, मैं किसी से गुस्सा नहीं होता, निश्चिंत रहिए। मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं होता। एक बहुत अच्छा सवाल आया है अभी कि गति कैसी राशि है, चलो उसके बारे में समझेंगे, गति कैसी राशि है। चलो सभी भाइयों को, बहनों को क्लियर हो गया। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिन 10% साथियों को नहीं समझ आया।
देखो दोस्त, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रनिंग हैंडराइटिंग में लिखूंगा। त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है, कि भाई ये जो है ये याद रखना है कि किसी भी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन हुआ समय के साथ में तो उसको हम त्वरण कहेंगे। ठीक है, ये तो मुझे याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलो, परिभाषा में यहीं से निकाल दूंगा। जिस भी राशि के नीचे समय का भाग लगेगा उसको हम कह देंगे ये इसकी दर है, कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, मात्रक कैसे बनेगा, यूनिट कैसे बनेगी? तो यूनिट बनेगी, देखो वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड। ये सेकंड वेग के मात्रक में छिपा हुआ है और समय के मात्रक का सेकंड में अब लिखूंगा, तो नीचे हो जाएंगे 2 सेकंड, ऊपर ले जाके मैं इन्हें सेकंड की पावर -2 भी लिख सकता हूं। विमा डायमेंशन, तो मीटर की जगह एल और सेकंड की जगह t-2। कैसी राशि है? तो भाई वेग एक सदिश राशि थी, सदिश राशि के लिए हम माइनस लिखते हैं। समय एक अदिश राशि थी, अदिश के लिए प्लस लिखते हैं। माइनस बटे प्लस माइनस आएगा, यानी कि त्वरण माइनस में आने का मतलब सदिश राशि है। माइनस में कोई चीज आएगी तो वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतनी चीजें तो कंपलसरी हमें सबके लिए पढ़नी ही पढ़नी है। चलो, थैंक यू भाई सभी का। लगभग 90% साथियों के आज यही कमेंट है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ गया पढ़ने में, सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जिनको आप आज तक रटते हुए आए थे। और रटना कोई तरीका नहीं है, एक चीज रट लोगे, 2 रट लोगे, 150 चीज नहीं रट सकते हो। हमेशा कंफ्यूजन में फंसे रहोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपको नहीं पता, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सत्यवीर जी बताने के लिए भाई। बाकी जिन साथियों को नहीं समझ आया वो एक बार बता दो मुझे कि भैया अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। देखो, अब ये मत कहना कि भैया कुछ समझ में नहीं आया या कह देते सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मत कहो। भाई आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा, उस चीज को छोड़ दो, फिर मैं अपनी एनर्जी उस पे लगाऊं जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं इसलिए आपके साथ इनिशियली इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम अभी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो आगे चीजें आसान बन जाएंगी। देखो, टाइम कैसी राशि है चंदन भाई, अब प्लीज माफ कर दो, मैंने बता दिया कि सारी मूल राशियां अदिश राशियां होती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो एक बार चीजों को। ठीक है, नाइस टिक सर। चलो, अब एक साथी का डाउट था कि भैया ये बताओ कि गति कैसी राशि है। देखो, जैसे हमने देखा भाई, लंबाई है, लेंथ है। ठीक है, लेंथ के 2 हिस्से कौन कौन? एक तो विस्थापन है, मैं रनिंग हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, यहाँ पे नोट नहीं करना है, बस सुन लो। डिस्प्लेसमेंट है और एक है दूरी यानी कि डिस्टेंस है। वैसे ही गति के भी 2 हिस्से होते हैं। गति जो है, मोशन जो है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका चाल बन जाता है, इधर लिखो वेग बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है, और एक हिस्सा उसका चाल बन जाता है यानी कि स्पीड बन जाता है। समझ गए आप? देखो, दूरी से, विस्थापन से मिलकर वेग बनता है, दूरी से मिलकर चाल बनता है। तो ये कहना कि गति कैसी राशि है, फिर वही बात है, जैसे लंबाई दोनों तरह की राशि है, गति वैसे ही दोनों तरह की राशि है। असल में हम ये कह ही नहीं सकते कि गति कैसी राशि है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको विशिष्ट रूप से कह पूछना पड़ेगा कि भाई साहब किसकी बात पूछ रहे हो, वेग की या चाल की। अब जैसे मुझसे कहो, मान के चलिए आपकी शादी हो गई, आपके 3 लड़के हो गए, तो आपसे पूछा जाएगा आपके लड़के कैसे हैं, तो उनमें से मान लो एक अच्छा है, खराब है, तो आपको ये तो कहोगे कौन से वाले की बात कर रहे हो, बड़ा वाला, बीच वाला, छोटा वाला, है ना? तो फिर ये निर्भर करेगा कि आप पूछ किसके बारे में रहे हो। अब बताइए, क्लियर है आप सभी को कि हाँ जी, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। तो त्वरण के बारे में इतनी जानकारी तो हमें करनी ही करनी है। इसके अलावा कुछ एक चीज और हमें पढ़नी है, वो देखिए ध्यान से। इतनी जानकारी तो हर एक राशि के बारे में करेंगे, उसके अलावा किसी राशि के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी रहेंगे। जैसे इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, इनको पहले सुनना, बाद में नोट कर लेना चाहो तो। देखो, एक साथी ने कहा कि भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो वेग परिवर्तन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तो वेग का घटना भी हो सकता है और वेग का बढ़ना भी हो सकता है, क्या दोनों को कहने में कोई फर्क नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल फर्क होगा। अगर आप ये कह रहे हो वेग का परिवर्तन, तो वेग के परिवर्तन में तो दोनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, वेग का बढ़ना भी इंक्लूड हो जाएगा, वेग का घटना भी इंक्लूड हो जाएगा। वेग का बढ़ना और वेग का घटना, यानी कि डिक्रीज इन वेलोसिटी और इंक्रीज इन वेलोसिटी, दोनों ही चीजें हैं। अब देखो, डिक्रीज इन वेलोसिटी यानी कि वेग का मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इंग्लिश में इंक्रीज यहाँ आएगा, डिक्रीज यहाँ आएगा। अब देखिए, अगर वेग का बढ़ना है, अगर वेग बढ़ रहा है, तो इस त्वरण को, इस एक्सेलरेशन को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, है ना? अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण को हम क्या कह सकते हैं, या तो खाली त्वरण भी कह सकते हैं, केवल त्वरण आप कह रहे हो तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, या इसको हम शुद्ध बोलें, बिल्कुल सही से बोलें, तो आप कहिए कि ये एक धनात्मक त्वरण है, ये एक धनात्मक त्वरण है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वेग का घटना है, तो वेग के घटने को आप ऋणात्मक त्वरण बोलोगे। जैसे इसको धनात्मक त्वरण बोल रहे हो, इसको ऋणात्मक त्वरण बोलोगे, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे। या इसी का एक दूसरा नाम होता है जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है, जिसको बोलते हो आप मंदन, यानी कि रिटार्डेशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तो हम कह देंगे या तो खाली त्वरण कहो या धनात्मक त्वरण कहो। और अगर वेग घटा, जैसे कोई बाइक पहले तेज चल रही थी फिर धीमी चल रही है, तो या तो आप कहो ये ऋणात्मक त्वरण है या मंदन है, यानी या तो रिटार्डेशन है या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो शब्दों में हम अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अच्छे से इन चीजों को हमें समझना है, पढ़ना है। एक बार फटाफट से हम सब करो, सर क्लियर है? स्पीड फास्ट करूँ, ठीक है, मुझे जॉन फास्ट करते हैं। चलो स्पीड फास्ट करेंगे, तो ये हमारा रिटार्डेशन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियम में न्यूटन के 3 नियम होते हैं, न्यूटन खत्म हो गया। उसके बाद एनर्जी एंड पावर चैप्टर हमारा जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, ऊर्जा पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, साउंड में ध्वनि हो गई, उसकी आवृत्ति होगी, 20 हर्ट्ज चमगादड़ हो गई। उसके अलावा हम पढ़ेंगे हीट टेम्परेचर, तापमान हो गया, उसके बारे में प्रकाश हो गया, उसके बाद दर्पण हो गया, छोटा दिखेगा बड़ा दिखेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी, फ्यूज हो गया, बल्ब हो गया, टंगस्टन का बना हुआ होगा, चुंबक पढ़ेंगे, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, सिलेबस खत्म। ठीक है भाई, चलो। तो दोस्तों, आप सभी ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से आप सभी ने पढ़ा, आपका सिलेबस खत्म हो गया है। अब आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा, हम लोग फिर मिल रहे होंगे। नमस्कार। अरे भैया, भाई तेज पढ़ के जाना कहाँ है? हमारी पता दिक्कतें क्या है, हम शॉर्ट शॉर्ट रास्ते फॉलो करना चाहते हैं। कोई भी सब्जेक्ट 4 दिन में खत्म हो जाए, कोई भी चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इतना बड़ा काय को पढ़ा है, समझा रहे हो, ट्रिक बताओ ना, ट्रिक। अरे महाराज जी,
हर चीज को रटने के लिए ट्रिक पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं जब समझा रहा था ना प्लस माइनस वाला मेथड, भैया ने कह दिया इससे अच्छा तो रट ही लेंगे। भैया एक चीज रट लोगे, 100 चीज थोड़ी रट लोगे। हर दिन 5-5 मिनट मेहनत करने की बजाय एक दिन 10 मिनट मेहनत कर लो भाई, अच्छे से सीख लो, फिर अगले दिन 30-30 सेकंड की मेहनत बचेगी। तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते। देखो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी विषय में अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो और बनना पड़ेगा, कंपटीशन ही इतना है, तो भैया जब तक आप उसे गहराई से नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाओगे। इस बात को बहुत अच्छे से वो साथी समझ रहे होंगे जो पिछले साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और पहले वो भी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट पीडीएफ, छोटी-छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न, ऐसी चीजों के चक्कर में उन्होंने 1-2 साल अपने बिगाड़े, और बिगाड़ने के बाद में आज उनको समझ में आ गया कि कोई महत्व नहीं है इन चीजों का। आपको एक बेहतर तरह से पूरे विषय को क्लियर करना पड़ेगा, हर एक विषय की समझ आपको होनी चाहिए, तब आप कंपटीशन में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, त्वरण के बारे में पढ़ा है। अभी हम वेग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और वनडी मोशन ही पढ़ रहे हैं। वनडी मोशन को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। देखिए संडे का दिन है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं हर वो चीज आपको शेयर करूंगा जिससे मुझे सिलेक्शन में हेल्प मिली, जिस मतलब एक कमियां होती है एस्पायरेंट के अंदर, जब वो उन कमियों को सुधार ले तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन की राह पर चल पड़ते हैं। तो मुझे एक सबसे बड़ी जो कमी लगी कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो आज जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज कर लिया, कल जो पढ़ा है उसको आज रिवाइज कर लिया, कल रिवाइज कर लिया, परसों जो पढ़ा है परसों रात रिवाइज कर लिया। लेकिन आप ये सोचें, अगर आपने 1 तारीख से पढ़ना शुरू किया और आज 15 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख हो चुकी है, तो क्या आपको 1 तारीख की पढ़ी हुई चीजें याद हैं? बिल्कुल भी नहीं याद होंगी। आप हर दिन भी रिवीजन करें तब भी आप 1 तारीख की चीजों को तो नहीं याद रख पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे रविवार आया तो रविवार को हर एक विषय का, जब से कोर्स शुरू हुआ है आपका तब से लेकर और शुक्रवार तक आपने जो पढ़ा, आपको तो शनिवार इतवार 2 दिन मिल रहे हैं, इन दोनों दिनों में आपको अच्छे से रिवीजन करना है, बिल्कुल शुरू से करना है। भाई मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि जो सब नहीं करते हैं। देखो टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो भाई सबको सब इतना ही पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं, इनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं कुछ नहीं होते। तो सेलेक्ट होने वाले वो हैं कि जो ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो जरूरी है बट टीचर अपने हैंड पे नहीं करा रहे। भाई रिवीजन तो मैं नहीं करा सकता, वो तो आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा, वो आप नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, वो आप नहीं कर रहे हो। इवन आजकल तो ये भी चल गया यूट्यूब पे आता है रिवीजन क्लास। अरे मेरे महाराज, रिवीजन कभी कोई नहीं करा सकता है। रिवीजन चीज ही ऐसी है जो खुद करनी है। उसका साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली तरीका ये है कि आप रिवीजन करने का अर्थ होता है कि जब आप खुद से अपने दिमाग पे जोर डालेंगे पढ़ी हुई चीज को, तो कोई और खाएगा तो वो अपने दिमाग पे जोर डाल के आपको सिखा रहा है, आप अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डाल रहे हो। इसलिए आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से खुद से रिवीजन करना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। चलिए क्लियर है, मिलते हैं हम लोग मंडे को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।